तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेस्ट पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ में आपके जैसा कि यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ आपके फिफ्थ सेमेस्टर की क्या बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके फिफ्थ सेमेस्टर की जो हिस्ट्री है, इस बार की जो आपकी हिस्ट्री रखी गई है उसके अंदर आपका थर्ड यूनिट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, और मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड यूनिट के अंदर आपके दो चैप्टर निकल कर आते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, थर्ड यूनिट के अंदर आपके दो चैप्टर निकल कर आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका 1917 रशियन रिवॉल्यूशन, यानी रूसी क्रांति क्या थी 1917 की, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर जानते हो कि मैंने यहाँ पर आपकी फिफ्थ सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, आपके फिफ्थ सेमेस्टर की। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी आपके फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपकी हिस्ट्री रखी गई इस बार, इसकी फर्स्ट यूनिट एंड इसकी सेकंड यूनिट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई बटन पे आपको पॉपअप के लिंक सारे मिल जाएंगे, जाकर देख लेना। चैनल पर आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उन दोनों वीडियो से रिलेटेड मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग जाकर देख लेना। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत टाइम के साथ में एक एक पॉइंट बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है, जो आपको कोई भी नहीं समझा सकता है, मेरी गारंटी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे प्यारे दोस्तों मैंने यहाँ पर खोल लिया अपना पीडीएफ पूरा, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है। टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है पीडीएफ को बनाने में, आपके लिए अच्छे कंटेंट ढूंढ के लाने में। एक क्वेश्चन, बिल्कुल वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर फिर से वही प्यारी सी पीडीएफ हमने बनाई हुई है, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फिफ्थ, और हिस्ट्री आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, डिसिप्लिन इलेक्टिव का कोर्स है आपका। और आपकी हिस्ट्री इस बार कौन सी रखी गई है, डिसिप्लिन में आपकी इशू इन 20th सेंचुरी, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इंडियन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पर, अब पढ़ेंगे सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। इसके अंदर पूरी 6 यूनिट है और 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जाकर देख लेना वीडियो को। एंड आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम थर्ड यूनिट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 1917 की रूसी क्रांति, रूसी रेवोल्यूशन हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, रशियन रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि ओरिजिन ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1970, मतलब भाई रशियन क्रांति, रूसी क्रांति होने का क्या रीज़न था। आज की वीडियो हम आपको यहाँ पर समझेंगे इस पीडीएफ नोट के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर हमारा जो निकल कर आता है वो है 1917 की रूसी क्रांति, इसके बारे में। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बोला है रूस की क्रांति विश्व में समक्ष एक आश्चर्यजनक घटना थी। जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग की कल्पना उस देश में की थी जहां पूंजीवाद के शोषित विशाल संख्या में श्रमिक होते, अर्थात जहां औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम चरम सीमा पर पहुंच चुके होते। परंतु ये बात हुई जो हमने फर्स्ट, ये बात हुई अब तक जो लाइन पढ़ी, इसके अंदर बात थी हमारी जो फर्स्ट 2 यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ पर बताई है। लेकिन अब यहाँ पर इसने क्या बोला, इन्हें मार्क्स ने क्या बोला, परंतु क्रांति एक ऐसे देश में संपन्न हुई जो उद्योग प्रधान था ही नहीं, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से सर्वाधिक पिछड़ा देश था। मतलब वहाँ पर क्रांति शुरू हुई थी जो राजनीतिक, आर्थिक और सर्वाधिक पिछड़ा देश था, किसमें, सामाजिक चीज़ों में। ठीक है, जहां श्रमिक संगठन की कल्पना असंभव प्रतीत होती थी। रूसी क्रांति के पूर्व रूस में अराजकता, पराजय, निरंकुशता, दमन और जार तथा समानताओं की अयोग्यता का वातावरण था। ऐसे में रूसी क्रांति का उदय हुआ एक स्वाभाविक घटना थी। बिल्कुल भाई, पहले रूस में क्या था, ये जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर पॉइंट में आपको समझाई है, ये जितनी भी चीज़ें वहाँ पर, इनका क्या था, अभाव था, इन चीज़ों का अभाव था। तो इस रूसी क्रांति होने का ये रीज़न यहाँ पर निकलता है, इन रीज़न की वजह से हमारी रूसी क्रांति स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कारण क्या है, पढ़ते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के कारण 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना, 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कह रहा हूँ ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या बोला है यहाँ पर, ठीक है। बोला है, क्या बोला है, पढ़िए। आर्थिक एवं सामाजिक विषमता, मतलब आर्थिक और सामाजिक तरीके से अलग, आर्थिक और सामाजिक रीजन था पहला। बिल्कुल विषमता मतलब एक दूसरे से अलग, विषमता का मतलब तो आप समझ चुके हो, एक दूसरे से अलग, ठीक है। पढ़ो। 1917 के ईस्वी के काल में रूस की सामाजिक स्थिति वैसी थी जैसी 1789 ईस्वी से पहले फ्रांस की थी। मतलब 1789 ईस्वी में फ्रांस की पहले क्या थी, स्थिति बहुत बेकार थी, इस बारे में यहाँ पर बात हुई है। पूरा रूसी समाज 2 वर्गों में विभाजित था। मैं थोड़ा इसको कम कर लेता हूँ, मोटा ज़्यादा है ये, कोई नहीं, ठीक है। 2 भागों में विभाजित था कौन सा, रूसी समाज। प्रथम वर्ग वह था जो कई विशिष्ट अधिकारों से युक्त था। मतलब भाई पहला तो वो भाग था जिसमें काफ़ी सारे अधिकार थे, कौन से, स्पेशलिस्ट अधिकार, स्पेशलिस्ट ड्यूटीज थी, ठीक है। इसके अंतर्गत जार के कृपा पात्र कुलीन लोग आते थे। ये लोग जार की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता को आवश्यक समझते थे। यह वर्ग बहुत धनी था। राज्य के अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर तथा अधिकांश भूमि पर इन्हीं लोगों का अधिकार हुआ करता था, मतलब इन्हीं का अधिकार कर रखा था। मतलब जो भाई कौन सा प्रथम वर्ग था, वो एक ऐसा वर्ग था जिसके अंदर आप कौन कौन से लोग मिलेंगे, आपको धनी लोग मिलेंगे जिनका जो जितनी भी ज़्यादा पद थी उस टाइम पर, जितनी ज़्यादा पद थे, अधिकांशतः उनका ही अधिकार था और किसी का अधिकार वहाँ पर नहीं था, ठीक है, ठीक है। दूसरा वर्ग अधिकारिण्य वर्ग था। इसमें किसान तथा मजदूर आते थे। जो भाई दूसरा वर्ग था अधिकारिण्य वर्ग था, वर्ग का नाम है, अर्थ मत समझ लो, ये सिर्फ वर्गों के नाम है, ठीक है, इन पर डीप में मत जाना। उस वर्ग का क्या अर्थ था, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, इसका पहला था आपके किसान शामिल थे और आपके दूसरे मजदूर इनके अंदर शामिल थे। और आपको पता है दूसरा वर्ग गरीब वर्ग है, क्योंकि किसान और मजदूर तो गरीब होते ही बेचारे, है ना। इनकी आर्थिक व्यवस्था अत्यधिक दयनीय थी, दयनीय मतलब बहुत पिछड़ी हुई थी, ठीक है। इनको कुलीय वर्ग के अत्याचार को सहना पड़ता था। जो पहला वर्ग था, जो अमीर लोग थे, वो इन पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। तो यहाँ पर यही बोला कि भाई इनको कुलीय वर्ग, जो पहला वर्ग था उसका नाम था कुलीय वर्ग, उनके अत्याचार को यहाँ पर सहना पड़ता था इनको, ठीक है। दास प्रथा की समाप्ति पर भी इस वर्ग की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। भाई उस टाइम पर जब पूरे वर्ल्ड में मतलब ज़्यादातर क्रांतियाँ हो रही थी, आंदोलन चल रहे थे, हमारे देश में भी आंदोलन चल रहे थे। जब हमारे देश के वायसरॉय थे उस टाइम पर लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने क्या किया था, दास प्रथा का, सती प्रथा का अंत किया था। तो यहाँ पर दास प्रथा थी, तो दास प्रथा का अंत होने के बाद में भी यहाँ पर कोई सुधार नहीं आया, ठीक है। इस प्रकार रूसी समाज में भारी आर्थिक और सामाजिक विषमताएं, बिल्कुल भाई आर्थिक और सामाजिक, अब आपको पता चला आर्थिक और सामाजिक से मतलब है अमीर और गरीब के अंदर विषमता, यानी अंतर, अमीर और गरीब में अंतर के बारे में बात हुई है यहाँ पर कि भाई जो अमीर लोग थे वो गरीबों पर अत्याचार करते थे, किसानों पर और मजदूरों पर, है ना। तो इसी कारण क्या हुआ, रूसी क्रांति का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ा रूसी क्रांति पर, ठीक है। फलतः यह वर्ग संघर्ष रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। मतलब भाई एक महत्वपूर्ण कारण कौन सा था, आपका सबसे महत्वपूर्ण कारण था आपका आर्थिक और सामाजिक विषमता, यानी 2 वर्गों के बीच में विषमता, अमीरी और गरीबी के बीच में, ठीक है। चलिए जारशाही निरंकुशता, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, रूस में वह के राजा को जार कहा जाता था। जार एक नाम था जो वहाँ के राजा को कहा जाता था, ठीक है। रूस में जारशाही का बोलबाला काफ़ी समय तक रहा। जारशाही का मतलब भाई एक का शासन, जार से मतलब राजा का शासन वहाँ पर उस टाइम पर बोलबाला रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था ये वाला, ठीक है। रूस में जार स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे। भाई जो वहाँ के राजा होते थे उस टाइम पर वो क्या करते थे, स्वयं को ईश्वर मानते थे, ईश्वर ही समझते थे वहाँ पर, ठीक है। फिर बोला है इनके आदेशों का जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं था, मतलब कोई मतलब नहीं था उनका। जारशाही के अदूरदर्शी निर्णय तथा अत्यायी प्रशासन से रूस की जनता जारशाही के विरुद्ध हो गई।
अब मतलब जारशाही के विरुद्ध हो गई, यानी उनके राजा के वहाँ पर विरुद्ध होगी तो क्रांति शुरू होगी। फिर से यहाँ पर क्या होगी, इसी ये भी कारण बना है क्रांति शुरू होने का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो क्या करते थे, जो राजा होता था पूरी जनता पर अपना अधिकार करता था, अपने आप को ईश्वर मानता था, उन पे क्या करता था, अत्याचार करता था गरीब वर्ग पर, ठीक है। तो ये बात हुई यहाँ पर, तो वो क्या हो गए, उनके विरोध में चले गए। फिर क्या बात आई, क्रांति के समय रूस का जार निकोलस एक अयोग्य एवं नकारा शासक साबित हुआ। मतलब जो जार है, जो एक वहाँ का राजा था, वो क्या साबित हुआ, अयोग्य साबित हुआ। युगों युगों से जारशाही से ग्रस्त रूस की आंतरिक एवं आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। दयनीय हो गई मतलब बहुत ही बेकार हो गई। युगों युगों से ये वाली जो प्रथा चलती आ रही थी कि वे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो वाली, ठीक है। बात कर लेते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं, देन उसके बाद में बात करते हैं। बोला है, जार के रानी एक्लिस एक भ्रष्ट चरित्रहीन प्रतिक्रियावादी पादरी और राजपुतनी पुतिन के प्रभाव भी थे। मतलब जो वहाँ की भाई उनके राजा की जो क्या थी, महारानी थी, उनकी जो भी वाइफ थी, वो भी क्या थी, उन चीज़ों में हिस्सेदार थी, उन पर अत्याचार करने पर, ठीक है। राजपुतिन का रानी एलिक्स के माध्यम से प्रशासन पर बहुत अधिक प्रभाव था। सन 1916 ईस्वी में राजपुतिन की हत्या पर रूसी जनता ने जश्न मनाया। मतलब भाई जैसे उनकी हत्या हो गई तो रूसी जनता ने क्या करा, जश्न मनाया, क्योंकि पता चल गया कि भाई अब हम पर अत्याचार करने वाला एक तो कम हुआ है ना, अत्याचार करने वाला एक तो कम हुआ, तो उन्होंने क्या करा, खुशी के मारे जश्न मनाया, ठीक है। अब आगे बात होती है, फिनलैंड तथा रूसी जनता जारशाही की निरंकुशता के विरुद्ध कई बार विद्रोहात्मक क्रांति की थी। मतलब उनके विरुद्ध पहले भी उन्होंने काफ़ी सारी क्रांति की थी, बट वो क्रांति में सक्सेस नहीं हो पाए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उन्होंने जश्न मनाए उनकी मृत्यु के बाद में। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक बहुत ही सिंपल सा मतलब है, औद्योगिक क्रांति यानी वहाँ पर जो व्यापार नीति थी बहुत ही बेकार थी उस टाइम पर। एक ही राजा था तो एक ही का शासन चला, ठीक है। तो मतलब लोकतंत्र वहाँ पर नहीं था, राजतंत्र था। यहाँ पर बात करते हैं, क्या बोला है, यूरोप तथा ब्रिटेन में औद्योगिक विकास निरंतर तीव्र गति के साथ हो रहा था। मतलब वहाँ पर विकास तीव्र गति के साथ हो रहा था, मतलब तेजी से बढ़ रहा था। यूरोप में औद्योगिक कारण की नींव रखने का श्रेय पीटर एंड कैथरीन को जाता है। मतलब जो औद्योगिक यानी बिजनेस की वहाँ पर जिसने नींव रखी, औद्योगिक फैक्ट्रियाँ जिसने लगाई, जिसकी नींव रखी, वो कौन था, पीटर एंड कैथरीन, दो लोग थे, इनको जाता है। इन्होंने ही रूस में औद्योगिकरण की नींव डाली। इन दोनों ही जनों ने क्या करा, औद्योगिकरण की नींव डाली रूस के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोला है, परिणाम स्वरूप रूस में अनेक कारखाने लग चुके थे। इन दोनों के द्वारा अनेक कारखाने लगाए गए। इसके कारण ग्रामीण पिछड़े और निर्धन जनता काम और रोटी की तलाश में बड़ी संख्या में कारखानों की ओर आकर्षित हुई। अब भाई जो वहाँ में पिछड़े लोग थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, अब जैसे जैसे फैक्ट्री लगने लगी तो भाई रोटी कपड़ा मकान के लिए वो क्या करा, फैक्ट्रियों में जाने लगे काम करने के लिए। तो वहाँ पर उनकी तरफ वो आकर्षित हो गए, किनकी तरफ, कारखानों की तरफ, क्योंकि वहाँ से उनको कुछ ना कुछ रोजगार तो मिलना ही था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भी अगर कोई फैक्ट्री लगती या कोई मशीनें अगर फैक्ट्री में लगाई है, तो मशीनें अगर वहाँ पर फैक्ट्री में लगाई थी तो उनको चलाने के लिए उस टाइम टेक्नोलॉजी तो इतनी थी नहीं, तो मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, सीधी सी बात है ना। कारखाने के स्वामियों ने भी सस्ते मजदूर और अधिक मुनाफा कमाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। भाई जनता इतनी भोली वाली थी, इतना अत्याचार था उनके ऊपर कि उनको कीमतों का तो अंदाज़ा ही नहीं था कि भाई हमें हमारी क्या दिहाड़ी होनी चाहिए, पर डे की क्या कीमत होनी चाहिए। तो वो भी भोली वाली जनता थी बेचारी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री लगाने के बाद में, कारखाना लगाने के बाद में, कि उन्होंने अपना मुनाफा देख लिया कि यार हमारा माल भी बन जाएगा और हमें कम पैसों में मजदूर भी मिल जाएंगे, ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इससे औद्योगिकरण शहर में बने। उससे क्या हुआ, फिर बिजनेस धीरे धीरे शहर में फैलने लगा। इसी के साथ साथ श्रमिक पूंजीपति विवाद, श्रमिक आवास, कार्य दशा, परिश्रमिक जीवन स्तर आदि की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्या उत्पन्न होगी। बिल्कुल भाई, अब उनको पैसा कम मिलने लगा तो उनके पास में पूंजी होगी, पूंजी नहीं है, पूंजी कम है, तो उनका भी क्या हुआ, विवाद शुरू हो गया। फिर श्रमिकों के आवास का लेकर विवाद हो गया। भाई लोग आ तो गए,
पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा उन्हें इतना नहीं मिल रहा है कि वो अपना घर खरीद सके। अब घर नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, श्रमिकों का आवास की योजना उन्हें लानी पड़ेगी, या फिर आवास का अभाव होगा उन्हें। सीधी सी बात है, उन्हें घर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो ज़्यादा ज़्यादा इनकम दो, या फिर सरकार, वहाँ की जो सरकार है उन्हें घर खरीद कर दे। सीधी कार्य दशा भाई, कार्य पर उन्हें मतलब इतनी कार्य उनको सही तरीके से नहीं करना दिया जाता था। मतलब क्या है, ज़्यादा देर तक काम करवाया जाता था और कम पैसे भी दिए जाते थे। ठीक है, परिश्रमिक का भी हो गया जीवन स्तर। अब भाई अगर वो मजदूरी रहेंगे तो उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज होगा, ये बात तो आप लोग भी जानते हो। अगर आप लोग भाई कॉलेज पास आउट करते हो और कॉलेज पास आउट करने के बाद में किसी कंपनी में जाकर जॉब करते हो, अब 10,000 की आपको सैलरी मिल रही है, स्टार्टिंग सैलरी। अब 4 साल तक आप जॉब कर रहे हो और 10,000 की ही आपको अभी भी सैलरी मिल रही है, तो आपका लाइफ स्टाइल तो बिल्कुल उसकी धज्जे उड़ जाएगी लाइफ स्टाइल की, तो है ना। तो उससे क्या होगा, आपकी ना ही स्किल बढ़ेगी, ना ही आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, ना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, आज के टाइम पर तो ऐसे होता है, जिसके पास स्किल है उसको सैलरी मिलेगी, जिसके पास में कॉन्फिडेंस है उसको नौकरी मिलेगी भाई साहब। ठीक है, इससे समस्यावादियों का श्रमिक संगठन और समस्यावादी क्रांति करने का अवसर मिला। अब उन्हें भाई श्रमिकों की भी क्रांति स्टार्ट हो गई वहाँ पर। इन्होंने क्या किया, क्रांति करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये भी क्रांति करने लग गए, तो भाई इसकी भी क्रांति शुरू हो गई यहाँ पर। फिर आ गया बौद्धिक जागरण। इसका क्या मतलब है, थोड़ा अटपटा वर्ड है, समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार बौद्धिक जागरण फ्रांस में हुआ, उसी प्रकार बौद्धिक जागरण रूस में भी हुआ था। भाई पहले ये चीज़ें फ्रांस में भी हो चुकी थी और वही चीज़ें रूस में वापस दोबारा से दोहराई जा रही थी। क्या बोला है, इसका मुख्य कारण रूस में पश्चिमी विचारों का प्रभाव और आगमन था। पश्चिमी तरह के जो भी उद्योग थे, जो भी विचार थे, किसान थे, उनका क्या था, आगमन था। मध्यम वर्गीय रूसी इन विचारों से बहुत प्रभावित हुए। अब जो ये विचार हुए तो जो मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो इन विचारों से क्या हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, अफेक्टेड हुए। ठीक है, टॉलस्टॉय, तुर्नेव और दंतोविस्की ने उपन्यास ने रूसी जनता में परिवर्तन की आकांक्षा और जागृति उत्पन्न की। भाई इन तीनों उन्होंने क्या करा, उन पर विश्वास, उनको अपना विश्वास दिया कि भाई आपके जीवन में परिवर्तन आएगा अधिकांश। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने मैक्सिक गोर्की तथा बुकिन ने समाजवादी तथा अराजकतावादी विचारों ने रूसी समाज में भारी क्रांति उत्पन्न कर दी। देखिए बहुत, ये जो वर्ड है ना, इतने ऐसे ऐसे वर्ड है, अगर आप इनको यूज़ करोगे ना, मुझे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर आप इन्हें यूज़ करोगे आपके एग्जामिनर आपसे खुश होकर मार्क्स अच्छे देगा। ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर खुश होकर आपको मार्क्स अच्छे देगा, क्योंकि हार्ड लैंग्वेज है थोड़ी सी, यहाँ पर हार्ड लैंग्वेज है। क्योंकि उस टाइम पर यार यही चीज़ लैंग्वेज चलती थी, तो अब आपको मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, वो एक अलग है, और यहाँ पर आप लोग जो पढ़ोगे वो एक अलग है। तो दोनों लैंग्वेज को आपको समझना ज़रूरी है। बाकी मैं भी अटक रहा हूँ क्योंकि ये लैंग्वेज मैंने भी पहली बार सुनी है। ठीक है, शून्यवादी को वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसक आंदोलन को चलाया गया। मतलब शून्यवादी मतलब जो यहाँ पर उसका जो इनका स्तर बिल्कुल नीचे था, उनको वर्तमान समय में समाप्त करने के लिए, मतलब ऊंचा उठाने के लिए क्या चलाए गए, आंदोलन चलाए गए। इस प्रकार प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगा। बौद्धिक क्रांति में प्रेस का भी योगदान महत्वपूर्ण था। प्रेस भी इसके अंदर आ गई थी। बौद्धिक क्रांति का मतलब है माइंड की बात की जा रही है यहाँ। ठीक है, माइंड परिवर्तन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है नागरिक अधिकारों का दमन और जागृति। मतलब क्या है, पढ़ने की कोशिश करें। बोला है 1905 में हुई हिंसक क्रांति, हिंसक मतलब लड़ाई झगड़े की क्रांति से घबराकर निकोलस द्वितीय ने अक्टूबर, एक कोई आदमी है, प्रिंस था या कुछ भी था, आपको हमें पता नहीं, अक्टूबर 1905 ईस्वी में क्रांति, संविधान, संसद, मतदान, निर्वाचन, मौलिक अधिकारों को और बंदी क्रांतिकारियों को मुक्त कराने का स्वीकार कर लिया। मतलब भाई निकोलस द्वितीय ने क्या करा, 1905 में जब पहले हिंसक क्रांति हुई थी, तो उसने क्या करा, इन सारे लोगों को वहाँ से रिहा करवाने का, मुक्त करवाने का स्वीकार कर लिया। भाई स्वीकार कर लिया, उनको स्वीकार कर दिया। परंतु अवसर मिलते ही वह पुनः दमन करने लगा। अब जो निकोलस था, लेकिन उसको फिर से दोबारा से क्या मिल गया, मौका मिल गया। फिर से वो उन पर क्या करने लग गया, दमन यानी अत्याचार करने लग गया। फिर से उसने 4 बार
भंग किया और क्रांतिकारी प्रजातंत्र की मांग को दबाया। मतलब प्रजातंत्र भाई, हमारे यहाँ पर लोकतंत्र चलता है, जो लोग जिस सरकार को चाहते हैं वही सरकार आती है। ऐसे ही वहाँ पर भी होने लगा था, लेकिन जो निकोलस था इसने दोबारा अवसर पाकर उन पर दमन करने लगा और उनको 4 बार जो प्रजातंत्र उन्होंने मांगने लगा उनको दबा दिया इसने। ठीक है, अतः जनता में अपने अधिकारों की शक्ति का जागरण हुआ। अब जनता के अंदर फिर से उसने अपने अधिकारों की शक्ति जमा दी भाई साहब। लास्ट में क्या लिखा है, उन्होंने जरशाही को जड़मूल से हटाने का फैसला कर लिया था। अब उन्होंने क्या किया भाई साहब, जो जरशाही था मतलब जो प्रशासन चलता आ रहा था कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उस चीज़ को क्या किया उन्होंने हटाने का फैसला किया। युद्ध में रूस की पराजय। अब भाई जब युद्ध हुआ तो उसमें रूस की पराजय हुई। कैसे? रूस को हाल ही के समय में कई युद्धों का सामना करना पड़ा था। मतलब यहाँ पर भाई क्रांति होने का एक रीज़न था कि भाई जब उस टाइम पर जब क्रांति चली थी उससे पहले उनको जो रूस थी उसको काफ़ी सारे युद्ध से सामना करना पड़ा था, तो वहाँ पर उनकी पराजय हो गई थी। तो ये भी एक उसका कंडीशन रहा था किसका, क्रांति होने का। ठीक है, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान सा है। श्रमिकों का शोषण पहले बता दिया। जो वहाँ पर राजा थे, जो एक ही राजा हुआ करता था और वही बार बार राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था। ठीक है, ये चीज़ चलता आ रहा था उसमें। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते थे, ज़्यादातर श्रमिकों और रोजगारों पर क्या करते थे, जो मजदूर होते थे उन पर ये अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, उनको सही टाइम पे तनख्वाह नहीं देते थे, कम तनख्वाह पे ज़्यादा काम करवा लेते थे। ठीक है, उनको रहने के लिए घर नहीं देते थे, रोटी कपड़ा नहीं देते थे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शोषण के अंदर बोली गई। अगला है, जार द्वारा संसद को भंग कर दिया। जार द्वारा संसद, उन्होंने संसद को क्या किया, भंग कर दिया जार के द्वारा। इसका ठीक है, 9वां पॉइंट है, विभिन्न विचारधाराओं एवं दलों का उदय हुआ। मतलब वहाँ पर इसके बाद में एक विचारधारा, काफ़ी सारी विचारधाराएं लोगों के बीच में। ठीक है, और काफ़ी सारे दल बन गए, तो उन दलों के कारण भी क्या हुआ, रूसी क्रांति का उदय हुआ इसी चीज़ से। ठीक है, रूसी क्रांति के तत्कालीन कारण, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आपको मैं पढ़कर समझा देता हूँ। ठीक है, क्या बोला है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव सर्वप्रथम किसी भी पड़ा तो बस रूस पर पड़ा। भाई अगर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो हमने ऑलरेडी सेकेंड यूनिट के बारे में बता दिया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जाकर देख लेना, तभी आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, ध्यान रखना। अगर जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा, रूस पर पड़ा। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। रूस में सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं तथा ज़ारशाही की निरंकुशता थी। निरंकुशता मतलब कंसिस्टेंसी थी किसकी, एक ही राजा को बार बार शासन करने की। शासन के निकम्मेपन के साथ व्यापक भ्रष्टाचार आदि कई कारण कई वर्षों से क्रांति हेतु रूस में विद्वान थे। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज है। रूस की क्रांति की आग 1905 में ही धड़क रही थी। अब भाई जैसे ही हिंसक क्रांति समाप्त हुई थी तो 1905 से उसमें क्या हुआ, रूस की क्रांति मतलब एक एहसास हो गया था, कारण सा रीज़न सा निकलने लग गया था कि भाई अब रूस में क्रांति होने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों सिर्फ इसके अंदर आपका एक ही क्वेश्चन बनकर तैयार होगा रूस की क्रांति के कारण, जो कि मैंने आपको बताया है कि ये आपका पूरा का पूरा 15 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा पूरे का पूरा, ध्यान रखना और बिल्कुल भी मिस मत करना। और बाकी यहाँ पर जो वर्ड थे जिनको मैं खुद पढ़ते हुए कंफ्यूज हुआ, तो आप लोग सही से पढ़ना, कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि मुझे तो आपको समझाना था इसलिए थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, बट मैंने आपको ईमानदारी से और मेहनत के साथ में पूरा समझा दिया एक एक पॉइंट। ठीक है, हाँ बाकी जो पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसे पढ़कर नहीं समझा, क्योंकि वो पॉइंट आसान थे जो ऐसे ही नाम से ही समझ में आ गए कि भाई क्या क्या रीज़न थे उनके। ठीक है, 10 पॉइंट है, 10 के 10 पॉइंटों को आपको याद करना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन बनकर तैयार होगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप लोग ध्यान में रखना। और बाकी अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, बहुत जल्द आप सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इंग्लिश में अपलोड करो, सभी को मैं इंग्लिश में अपलोड कर दूंगा। संडे तक का मेरे को टाइम दीजिए, कि काफ़ी ज़्यादा टाइम की मैनेजमेंट करनी पड़ती है मुझे, तो प्लीज़ मुझे संडे तक का टाइम दीजिए। मैं आपको इंग्लिश मीडियम में सारे PDF नोट्स अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन ऑन करके वीडियो को हर जगह शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।